हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नू वाले पर। आज हम पढ़ेंगे BECC 105 हिंदी मीडियम की आपकी ये क्लास रहेगी। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। और हम जो क्वेश्चंस करेंगे अपने, ठीक है, वो आपके जो पहले प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं ये वही क्वेश्चंस है, और मोस्टली ये वो क्वेश्चंस हैं जो हम करेंगे क्लास में, जो रिपीट होते हैं क्वेश्चन पेपर्स में। अगर आपने PYQ देखा होगा तो मोस्टली वही वाले क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीट होते हैं, जिसमें कि हमारा पहला है समोपचार वर्ग, उसके बाद पूर्ण प्रतिस्पर्धा फर्म और उसके लाभ, और उसके बाद हमारा परिवर्तन कर पिगुवन टैक्स। इस पे तो आप यहाँ पर मैं कह दूँ कि स्टार लगा लो, ठीक है, कि ये तो इम्पॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं 20 नंबर में आएगा, 12 नंबर में आएगा, 6 नंबर में आएगा, लेकिन आता ही आता है 100%। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारे टॉपिक, क्या होता है हमारा समोपचार वर्ग, कॉन्ट्रैक्ट कर। अब ये क्या दिखाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ये पहला हमारा महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो कि क्या बता रहा है, एफिशिएंट एलोकेशन बताता है। अब एलोकेशन किस चीज का होता है, हम यहाँ पर कहें कि बंटवारा किस चीज का होता है, अर्थशास्त्र में संसाधनों का, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका जो बंटवारा हो रहा है वो कैसा हो, कुशल हो, ये वही दिखाता है, वही होता है हमारा क्या, समोपचार वर्ग। अब इसमें है क्या, पढ़ लेते हैं। यह वक्र किसी अर्थव्यवस्था में, अब यहाँ पर याद रखना, या तो दो उपभोक्ता होंगे या फिर दो उत्पादक होंगे, उनके बीच के संसाधनों के जो भी हम आदान प्रदान के जो बिंदु होंगे उनको बताता है। ठीक है, और एक चीज और, इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है, वो है हमारी पैरेटो एफिशिएंट। अब यहाँ पे पैरेटो एफिशिएंट क्या होता है, या फिर हम इसे कहें पारेटो कुशल। पैरेटो एफिशिएंट क्या होता है, जब कोई भी व्यक्ति है अगर अपना भला करना चाहता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि किसी एक पक्ष की स्थिति को सुधारने के लिए कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष की स्थिति को खराब होना ही होता है। यहाँ पर सीधा सा यही होता है हमारा पैरेटो एफिशिएंट। अगर मैं कहूँ कि मैं अपना भला करना चाहती हूँ, मैं अपनी जो कंडीशन है उसको सुधार करना चाहती हूँ, उसमें सुधार लाना चाहती हूँ, तो आपकी जो कंडीशन होगी उसको इफेक्ट पड़ेगा। और वो इफेक्ट कैसा हो सकता है, मैं यहाँ पर कह सकती हूँ वो इफेक्ट होगा नेगेटिव, यानी कि आपकी कंडीशन, आपकी सिचुएशन में कहीं ना कहीं खराबी आएगी। अगर मैं सुधार लाना चाहती हूँ तो कहीं ना कहीं मैं आपको इफेक्ट डालूंगी और वो इफेक्ट आप पर नेगेटिव डलेगा। ठीक है, आपकी कंडीशन खराब होगी जब जाकर के मेरी कंडीशन में कहीं ना कहीं सुधार आएगा। यही होती है मेरी क्या, पैरेटो एफिशिएंट। ठीक है, अब यहाँ पर जो समोपचार वक्र है उन सभी कुशल संसाधन आवंटन बिंदुओं का एक समूह होता है, जहां उपभोग या फिर उत्पादन की सीमांत प्रतिस्थापन दर, यानी कि जो हमारा होता है MRTS, ठीक है, या फिर जिसे हम कह सकते हैं MRTS ही बोला भी मैंने, ठीक है, MRTS समान होती है। ठीक है, यानी कि मेरे पास जो संसाधन आवंटन बिंदु हैं उन सभी का एक ग्रुप, ठीक है, इक्वल्स टू, साथ में क्या होगा, जो किसी भी उपभोग की या फिर उत्पादन की जो MRTS होगी वो एक दूसरे के इक्वल होगी, और जब ये इक्वल होगी तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एक समोपचार वक्र। ठीक है जी, समझ में आया समोपचार वक्र क्या होता है? बस याद करना है आपने कि ये वक्र क्या दर्शाता है, दो या फिर दो से दो उपभोक्ता हो या फिर दो उत्पादक हो, उनके बीच के जो संसाधनों का आदान प्रदान होगा, और जो वो आदान प्रदान करने वाले बिंदुओं होंगे उन बिंदुओं को दर्शाने का काम करता है कौन, हमारा समोपचार वक्र। इसी को कहते हैं हम समोपचार वक्र। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या गिवन है हमारे पास, उपभोक्ता। अब यहाँ पर है अलग अलग संदर्भ हो गया। अभी तो हमने पढ़ा या तो दो उपभोक्ता हो सकते हैं या फिर दो उत्पादक। ठीक है, अब इनमें कैसे होता है यहाँ पर पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है हमारा उपभोक्ता संतुलन। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की अगर जब हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारा समोपचार वक्र, इंडिफरेंस कर्व होगा, ठीक है, वो कैसे, किसके माध्यम से बताएंगे हम, एजवर्थ बॉक्स को। इंडिफरेंस कर्व हमारा कैसे होता है, ऐसा होता है। ठीक है, और हमारा एजवर्थ बॉक्स कैसा होता है, वो बॉक्स में होता है। ठीक है,
और मैं यहाँ से कहूँ ये कुछ इस तरीके से जाता है जब हमारे इंडिफरेंस कर्व क्या होते हैं, दोनों काट रहे होते हैं, कुछ ऐसे करके होंगे, ठीक है। ये काटते हैं और ये लाइन जाती है और ये पूरा का पूरा बॉक्स होता है, इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, एजवर्थ बॉक्स होता है। तो जाहिर सी बात है जब हम यहाँ पर अपना कॉन्ट्रैक्ट कर्व, समोपचार वक्र जब दर्शा रहे होते हैं, किसकी बात करें, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन में हम इंडिफरेंस कर्व दिखाएंगे और इंडिफरेंस कर्व में कौन सा डायग्राम बनेगा, हमारा एजवर्थ बॉक्स बनेगा, ठीक है। उसके जरिए से, उसके माध्यम से हम अपना उपभोक्ता संतुलन दिखा सकते हैं, किसके माध्यम से, और उसी को हम क्या कहेंगे, समोपचार वक्र, ठीक है जी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं उत्पादक संतुलन। उत्पादक संतुलन में क्या होगा, अब जो समोपचार वक्र होगा वो उस बिंदुओं को दिखाएगा जहां पर विभिन्न फर्म अपने संसाधनों को अधिकतम उपयोग करेंगी, ठीक है। जितने भी संसाधन हैं उनका अधिक से अधिक यूज करना चाहती हैं और किसी अन्य तरीके से संसाधनों का पुनर्वितरण उत्पादन को अधिक कुशल नहीं बना सकता। यहाँ पर यही है, जब भी उत्पादन में कोई भी फर्म अगर प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम चाहती है तो वो अपने संसाधनों का कुशल से कुशल प्रयोग करना चाहती है, ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम उसको यूज़ करना चाहती है। ये किसके संदर्भ में बात करी अभी हमने, उत्पादक संतुलन की, और उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, किसके माध्यम से, उत्पादक संतुलन के माध्यम से, उसी को हम क्या कहेंगे यहाँ पर, अपना समोपचार वक्र, कॉन्ट्रैक्ट कर्व। समझ में आया। अब इसके कुछ गुणधर्म समझ लेते हैं, जिसमें कि अभी हमने पेरेटो एफिशिएंसी पढ़ी थी। पेरेटो एफिशिएंसी तो समझ में आ गई ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या था हमारे पास, अब है यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व और स्पर्श बिंदु। इंडिफरेंस कर्व भी हमने पढ़ा, जहां जहां पर इंडिफरेंस कर्व, दो उपभोक्ताओं के जब इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को टच करेंगे, एग्जैक्टली वैसे वाला ही, ऐसे इंडिफरेंस कर्व जा रहे हैं, ये दो व्यक्तियों के हैं, ये जब यहाँ पर टच हो रहा है, यहाँ पर टच हो रहा है, यहाँ पर टच हो रहा है, ये दो बिंदु हैं। तो जो ये बिंदु है ना, इन्हीं को हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अपना समोपचार वक्र कह रहे हैं, ठीक है। यही क्या है, हमारे समोपचार वक्र। अब यहाँ पर नकारात्मक ढाल होगी। समोपचार वक्र आमतौर पर नीचे की ओर झुका होता है, क्योंकि संसाधनों का पुनर्वितरण एक उपभोक्ता के लाभ के लिए किया जाता है और बल्कि दूसरे का यहाँ पर नुकसान होगा। और वही हमने किस में पढ़ा था अभी, अपनी एफिशिएंट पेरेटो एफिशिएंट में पढ़ा था, पेरेटो कुशल में पढ़ा था। इस वजह से ही जो हमारा यहाँ पर ढाल होता है किसका, समोपचार वक्र का, वो कैसा होता है, ऊपर से नीचे की तरफ होता है और नेगेटिव होता है। और यहाँ पर क्या होती है, हमारी MRTS होती है, सीमांत प्रतिस्थापन दर की समानता होती है, ठीक है। यानी कि दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिर बात कर लेते हैं इसका आर्थिक महत्व क्या है। पॉइंट है, संसाधनों के कुशल आवंटन में सहायता देगा। जाहिर सी बात है, हम जानते हैं कि हमारे पास जो संसाधन है क्या है, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो कौन सी, वो लिमिट है उनकी, ठीक है, लिमिटेड है, ज़्यादा नहीं है। तो उनका आवंटन करना, ठीक है, और उनका कुशल प्रयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आर्थिक महत्व तो सबसे पहला तो यही हो गया, ठीक है। दूसरा बात कर लेते हैं, आर्थिक नीतियों में उपयोग करता है, यानी कि कैसे सरकार इस अवधारणा का उपयोग सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने और आय तथा संसाधनों के उचित वितरण में भी करती है, ठीक है। सामाजिक कल्याण ही होगा, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं जब हम समोपचार वक्र का यूज करेंगे किस चीज़ के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए, तो लोगों के बीच में जो आय है, ठीक है, हम कह सकते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। ना ही यहाँ पर अब देश में क्या होगा, समाज में क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि गरीब और गरीब होता जा रहा है क्योंकि आय वितरण सही नहीं है। इस कारण यहाँ पे हमारी सरकार यूज करती है किसको, समोपचार वक्र को, ताकि सभी हम कह सकते हैं समाज में जितने भी नागरिक हैं उन सभी में आय का वितरण समान रूप से हो। फिर यहाँ पे मूल्य निर्धारण और प्रतिस्पर्धा। उत्पादन के संदर्भ में समोपचार वक्र क्या दिखाता है कि किन बिंदुओं पर उत्पादन कुशलता प्राप्त की जा सकती है। जाहिर सी बात है, कौन से ऐसे वो पॉइंट्स हैं, कौन से ऐसे वो पॉइंट्स होंगे जहाँ पर जो मेरा प्रोडक्शन होगा उस पर हम यहाँ पर दिखा सकते हैं एफिशिएंसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट
अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। और जब हम यहाँ पर प्रोडक्शन एफिशिएंसी के साथ करेंगे तो बाजार में क्या होगा, कंपटीशन होगा, और जाहिर सी बात है प्राइस भी, उस प्राइस पर भी इफेक्ट पड़ेगा जब एफिशिएंसी के साथ चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाएगा। तो ये होते हैं हमारे समोपचार वक्र के कुछ महत्व, आर्थिक महत्व। समझ में आए क्या? चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारे पास, अब यहाँ पर है हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या है हमारे पास, जहाँ पर कई सारे विक्रेता होते हैं, कई सारे खरीदार होते हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से ये हमने 101 में भी पढ़ा था, अगर आपने 101 की क्लास देखी हो, ठीक है, तो ये आपको पता लग रहा होगा। अब हमारी क्लास है 105 की, ठीक है। तो 101 जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, पूरा का पूरा बेसिक ही है। तो अगर नहीं पढ़ा है तो वो भी देख लेना, और जिन्होंने नहीं देखा है तो उन्हें मैं यहाँ पे समझा देती हूँ, यहाँ पर पढ़ लेते हैं तब वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्या है हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन, वो एक बाजार का ढांचा होता है जहाँ पर कई सारे क्या होते हैं, हमारे पास सेलर होते हैं, कई सारे बायर होते हैं, और हमारे पास होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, यानी कि एक जैसा सामान होता है। अगर मार्केट सिर्फ अगर हमारे पास जो मार्केट है वो सब्जी मंडी है, ठीक है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सब्जियां मिलेंगी, तो वहाँ पर सिर्फ सब्जियां मिलेंगी, वो मार्केट कैसी कहलाएगी, होमोजीनियस मार्केट कहलाएगी। या फिर वहाँ के जो प्रोडक्ट होंगे वो कैसे प्रोडक्ट होंगे, होमोजीनियस प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। अब इस बाजार में कोई भी व्यक्ति आ सकता है और कोई भी व्यक्ति जा सकता है, किसी के लिए भी कोई भी बैरियर नहीं होगा। और साथ ही में जो प्राइस मान लिया गया है, ठीक है, वही प्राइस चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है ना कि कोई भी आकर के लाइक आलू वाले हैं, और जितने भी आलू वाले हैं, आलू सेलर से जो भी पोटैटो को सेल करते हैं, ठीक है, वो 20 रुपये किलो बेच रहे हैं, और कोई व्यक्ति आएगा, न्यू सेलर आता है और वो 15 रुपये किलो बेचे या फिर 25 रुपये किलो बेचे, ऐसा नहीं है। जो मार्केट में प्राइस चल रहा होगा उसी प्राइस पे बेचा और खरीदा जाएगा सामान, ठीक है जी। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, बड़ी संख्या में होती है, खरीदार विक्रेता बहुत सारे क्या होते हैं, खरीदार होते हैं, बहुत सारे ही क्या होते हैं हमारे पास विक्रेता होते हैं। समान उत्पाद, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर, स्वतंत्र प्रवेश, और कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। कोई भी आ जाने का मतलब क्या है, यानी कि कोई भी नई फर्म, कोई भी नया सेलर मार्केट में आ सकता है, उसके लिए कोई भी बैरियर नहीं है, आकर के वो अपना सामान बेच सकता है। और या फिर किसी भी फर्म को या फिर किसी सेलर को मान लो लॉस होता है तो वो जा भी सकता है, कोई बैरियर नहीं है, ठीक है। फिर पूर्ण जानकारी, परफेक्ट नॉलेज का मतलब है जितने भी खरीदार हैं और जितने भी यहाँ पर विक्रेता हैं, ठीक है, उनको सामान को लेकर के, प्राइसेस को लेकर के, पूरी मार्केट को लेकर के परफेक्ट नॉलेज मिलेगी। यानी कि क्वालिटी क्या है, मूल्य क्या है, और उत्पादन की विधियां क्या है, उसके बारे में परफेक्ट नॉलेज है, ठीक है। फिर मूल्य स्वीकारक, यानी कि जो प्राइस चल रहा है उसको, प्राइस को क्या करना है, हमने स्वीकार करना है, ठीक है। यही क्या होती है हमारी परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। अब यहाँ पर जान लेते हैं उसके आर्थिक लाभ। पहला पॉइंट है, ओके, पहला हम यहाँ पे जान लेते हैं शॉर्ट रन स्थिति में, यानी कि अल्पकाल स्थिति में क्या होता है। अल्पकाल में एक जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा फर्म होती है वो 3 स्थितियों का सामना करती है। वो कौन कौन सी स्थितियां हैं, चलो बढ़ते हैं आगे। पहली होती है यहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, एक है कि सामान्य प्रॉफिट है, और एक है हम घाटे में चले गए, ठीक है। वो कैसे होता है ये जानते हैं। यहाँ पर है सबसे पहले सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जहाँ पर जो हमारा टोटल रेवेन्यू है, ठीक है, जो हमारा टोटल रेवेन्यू है वो क्या है, हमारा टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू क्या होता है, एक फर्म जिसने प्रोडक्टिविटी जो प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, वो कुछ ना कुछ कॉस्ट लगाएगी, यानी कि उसने कैपिटल खरीदी है तो उसके लिए पैसा लगाया, लेबर उसने रखी है उसके लिए पैसा लगाया, लैंड है उसके लिए पैसा, पानी है, बिजली है, रॉ मटेरियल वगैरह, उसके लिए कहीं ना कहीं उसने कॉस्ट लगाई है। तो मान लो कि उसने कितने लगाए, 10,000 रुपये कॉस्ट लगा दी, ठीक है। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसने 10,000 रुपये लगा दिए, ठीक है। ये तो हो गया हमारा यहाँ पर टीसी। अब इन 10,000 में से वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट क्या हो गया, आपका तैयार हो गया। जहां पर अब जब बेचने के लिए वो सामान गया, बिकने के लिए वो सामान गया, तो वो सामान बिका हमारा कितना, 15,000 का,
ठीक है, ये होता है हमारा टी आर, यही होता है, नहीं ये टी आर नहीं होता, ठीक है। 15,000 का बिका, तो अब 15 में से 10 को माइनस करो तो कितना आएगा, 5 के आएगा। 5,000 का क्या हुआ है, हमें यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। यही होता है हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, समझ में आया। यानी कि जो ये 5,000 है, क्या है ये, इकोनॉमिक प्रॉफिट, या फिर मैं इसे कह सकती हूँ अतिरिक्त आर्थिक लाभ, समझ में आया। चलो अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं हम सामान्य लाभ। नॉर्मल लाभ हुआ है, यानी कि 10,000 रुपये का सामान था और वो 10,000 रुपये का ही बिक गया, इक्वल हो गया, ठीक है। अतिरिक्त बहुत ज्यादा नहीं कमा पाइए, टी आर बराबर टी सी है, 10,000 रुपये उसने लगाए, 10,000 रुपये उसने कमा लिए, दैट्स इट। इसे हम कहते हैं यहाँ पर अपना नॉर्मल प्रॉफिट। अब बात कर लेते हैं आर्थिक लाभ की। 10,000 उसने लगाए लेकिन उसने कमाए उस पर 7,000 रुपये, तो यहाँ पर उसको हानि हो गई। ये होता है हमारा क्या, आर्थिक हानि, इकोनॉमिक लॉस। यही होती है 3 स्थितियां, कौन कौन सी, सुपर नॉर्मल, नॉर्मल एंड देन इकोनॉमिक लॉस। समझ में आया क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लॉन्ग टर्म की, दीर्घकालिक स्थिति की। इसमें क्या कह रहा है, ये पॉइंट है हमारे पास, दीर्घकाल में पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में अतिरिक्त लाभ समाप्त हो जाता है। ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जब किसी उद्योग में अतिरिक्त लाभ होता है तो जाहिर सी बात है नई फर्में आएंगी। मान लो मैं ही सेलर हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा आकर्षित होंगे कि ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर जो ये वस्तु बेचती है, ठीक है, इस पे इसको प्रॉफिट होता है, तो जाहिर सी बात है मुझे भी प्रॉफिट होगा, तो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी। और जब आप अट्रैक्ट होंगे तो क्या करेंगे, बाजार में प्रवेश करेंगे, यानी कि अपनी फर्म लेकर के आएंगे, फर्म ओपन करेंगे, सेलर बनेंगे, सामान को बेचेंगे। तो यहाँ पर क्या होगी, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मैं भी बेच रही हूँ, ठीक है, और आप भी बेच रहे हैं, तो सप्लाई तो बहुत ज़्यादा हो गई ना, यानी कि अब जो प्राइस होगा उस वस्तु का घटने लग जाएगा। और जब प्राइस घटने लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्राइस घटने पर क्या हो जाता है, डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन हम सप्लाई करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। प्राइस घटने पर हम कह सकते हैं देश में मंदी आ सकती है, प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो। और मंदी कैसे आएगी, जाहिर सी बात है जितनी भी फर्म है उनको लॉस होने लगेगा ना, प्राइस कम होने पर वो घाटे में जाएंगी, वो टोटल कॉस्ट भी नहीं निकाल पाएंगी। क्या होगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी तो लोगों को रोजगार मिलने बंद हो जाएंगे। यही होता है हमारा कौन सी स्थिति में, दीर्घकालिक स्थिति में, लॉन्ग टर्म सिचुएशन में, ठीक है जी। और हम यहाँ पर भी कह सकते हैं कि जो हमारी फर्म होती हैं वो एक सामान्य लाभ भी अर्जित करती हैं, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट उनको मिलता है, वो एटीसी के बराबर नहीं आ पाती हैं, ठीक है। और एटीसी के बराबर कब नहीं आ पाती हैं, जब तक फर्में आई जा रही हैं, बहुत सारी फर्में वो आए जा रही हैं, तो एटीसी के बराबर भी हम नहीं पहुंचेंगे, यानी कि हम किस में रहेंगे, लॉस में रहेंगे। जब तक अब हमारी फर्म आनी बंद हो गई है, तो यानी कि अब क्या होगा, सप्लाई तो वही थी, प्राइस बढ़ने शुरू होंगे। जब प्राइस बढ़ेंगे तो सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो फिर जाकर के कहीं कोई भी जो फर्म होगी वो सामान्य लाभ यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी, ठीक है। बस बहुत ज़्यादा क्या होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वो अर्न नहीं कर पाती, कौन सी स्थिति में, लॉन्ग टर्म स्थिति में, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, ओके अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं हम अपना पिगुवन टैक्स, जो कि क्या है हमारा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है जी। पिगुवन टैक्स एक आर्थिक कर है, ठीक है, जिसे किसने दिया था, ब्रिटिश के अर्थशास्त्री आर्थर सी पिगू ने दिया था इन्हें। लेकिन कब दिया था, अब इन्होंने हम कह सकते हैं कि कब विकसित किया ये वाला जो हमारा आर्थिक कर है, तब उन्होंने देखा कि नकारात्मक बाध्यताएं जो होती है, जो हमारी एक्सटर्नैलिटीज होती है, एक्सटर्नैलिटीज पढ़िए, 2 तरह की होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव, सकारात्मक और नकारात्मक। अब कर कब लगेगा, सकारात्मक पर तो नहीं लगेगा, नकारात्मक पर लगेगा, जो कहीं ना कहीं इफेक्ट डालती है। और इसका एग्जाम्पल है आपके आसपास के एरिया की फैक्ट्रीज है वो आप पर इफेक्ट डालती है ना। जो केमिकल वगैरह है वो नाली में हम कह सकते हैं पानी में बहा देते हैं, नदियों में बहा देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें इफेक्ट डालता है। जो उससे होने वाला पोल्यूशन है,
केमिकल जो होता है, जो फॉग बन के होता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारी स्किन को ख़राब कर सकता है, हमें प्रॉब्लम हो सकती है, डिसीज़ फैलने की ज़्यादा बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो नेगेटिव इफेक्ट है ये। तो जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ होंगी इनको कम करने के लिए लगाया जाता है कर। कौन सा कर? परिवर्तन कर, जिसे हम कहते हैं पिगुवन टैक्स, ठीक है। अब इसकी आवश्यकता क्यों है, कहाँ कहाँ लगाया जाता है, एक बार देख लेते हैं। कौन सी गतिविधियों पे लगाया जाता है, जैसे कि प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण, सार्वजनिक स्वास्थ्य पर जब प्रभाव पड़ता है, जो कि मैंने भी एग्जाम्पल लिया। इसकी आवश्यकता क्यों हुई हमें? जब कोई उत्पादक या फिर उपभोक्ता किसी भी आर्थिक गतिविधि से ऐसा प्रभाव उत्पन्न करता है जिसका कि हम कह सकते हैं जिसका इफेक्ट किसको पड़ेगा, हम लोगों को पड़ता है, समाज को पड़ता है। तो उस समाज पर जो इफेक्ट पड़ेगा वो इफेक्ट कैसा होगा? नकारात्मक कहलाएगा। अब जब वो नकारात्मक होगा तो उस पर क्या लगाया जाएगा? कर लगाया जाएगा, ठीक है। वो व्यक्ति, वो उपभोक्ता या फिर वो उत्पादक क्या करेगा? टैक्स पे करेगा, कर पे करेगा, ठीक है। वायु प्रदूषण पे करेगा, जल प्रदूषण पे करेगा, ध्वनि प्रदूषण पे करेगा, ठीक है। परिवर्तन कर, जो ये परिवर्तन कर है, जो पिगुवन टैक्स है, इसका कार्य करने का क्या तरीका है, पढ़ लेते हैं इसको। क्या है हमारी? परिवर्तन कर की दर, यानी कि जो एक्सटर्नल कॉस्ट है के बराबर होनी चाहिए, यानी कि जो हमारा कर होगा, ठीक है, वो किसके इक्वल होना चाहिए? इसी के, जिसे हमने कहा एक्सटर्नल कॉस्ट, ताकि उत्पादक और उपभोक्ता इसे अपनी निर्णय प्रक्रिया में शामिल करे। जाहिर सी बात है। अब यानी कि कहने का मतलब है, अब इसका क्या मतलब है इस पूरी लाइन का, देखना, सुनो। अब जो भी हमारा प्रोड्यूसर है, ठीक है, या फिर उपभोक्ता है, वो उपभोग करना बंद नहीं कर देगा, और जो प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन करना बंद नहीं कर देगा। उसको पता है कि नेगेटिव इफेक्ट तो पड़ने ही वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर वो अपनी एक्सटर्नल कॉस्ट ऐड कर लेगा, यानी कि जो भी वो प्रोडक्शन करने के लिए कॉस्ट लगा रहा है, मान लो कि उसने 10,000 रुपये लगाने हैं अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट के लिए, ठीक है, उसने इतनी कॉस्ट उसने लगा दी 10,000 रुपये, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर 2,000 भी ऐड करेगा, वही होगी हमारी एक्सटर्नल कॉस्ट, यानी कि उसका कर निर्णय है, उसका डिसीजन है कि मुझे तो टैक्स देना ही है। तो यानी कि उसकी टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी हमारी? 12,000 हो जाएगी। 10,000 तो उसने वो जो भी उसने लैंड खरीदी है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, जो भी उसने पे करना है, लेबर को रॉ मटेरियल खरीदना है, वो 10,000 में कर लेगा। बाकी का 2,000 वो उसकी एक्सटर्नल कॉस्ट, जो कि उसने क्या कर लिया है? ऐड कर लिया है, ठीक है जी। समझ में आया क्या? यही होता है, हम कह सकते हैं कि जो हमारा पिगुवन टैक्स होता है उसका कार्य करने का तरीका। अब यहाँ पर उसके लाभ क्या होते हैं? मार्केट फेलियर, पर्यावरण संरक्षण और सरकारी राजस्व में वृद्धि और नवाचार को प्रोत्साहन। क्या है हमारा मार्केट फेलियर? ये मार्केट फेलियर को हम कह सकते हैं कम करता है। जब बाह्य प्रभाव जो होते हैं, जो बाहर के प्रभाव होते हैं, जब उनका जो इफेक्ट है वो कम होना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव इफेक्ट जो होगा वो कम हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि जितने भी फिर प्रोड्यूसर्स होंगे और जितने भी कंज्यूमर्स होंगे वो क्या करेंगे? अपने संसाधनों का कुशल प्रयोग करेंगे, और जब कुशल प्रयोग होगा तो मार्केट फेल नहीं होगी। पर्यावरण संरक्षण, यानी कि प्रदूषण कम होगा तो हमारा एनवायरनमेंट सेफ रहेगा। सरकारी राजस्व में वृद्धि, यानी कि धन प्राप्त होगा ना सरकार को, तो राजस्व में तो वृद्धि होनी ही होनी है। फिर नवाचार को प्रोत्साहन, कंपनियां जो होंगी वो स्वच्छ और टिकाऊ तकनीकों का यूज करेंगी, वहां पर निवेश करेंगी जहां पर जो कंपनी होंगी वो स्वच्छ होंगी और जहां की टेक्नोलॉजी कैसी रहेगी? टिकाऊ रहेगी, वहां पर निवेश करना कह सकते हैं कि निवेश करने के लिए प्रेरित होंगी, ठीक है जी। ये है हमारा पिगुवन टैक्स। होप सो आपको समझ आया होगा। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय।